नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, क्योंकि यूपी की सियासत में उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। कानपुर के कमिश्नर रहे आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं योगी सरकार के बागी मंत्री दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का हाथ थामा। क्या हुआ आज दिन भर उत्तर प्रदेश की सियासत में, देखिए सौरभ शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को वीआरएस लेने के बाद बीजेपी में शामिल करा दिया। कानपुर का पुलिस कमिश्नर रहते हुए असीम अरुण ने बीजेपी में जाने का फैसला लिया, जिसके बाद उनकी निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उसको मैं पूरा करूंगा। एनडीटीवी से बातचीत में इस सवाल पर असीम अरुण सफाई देते नजर आए। सर, जब आपने बीजेपी चुनने का फैसला किया, उससे पहले तक जाहिर सी बात है जब आप कानपुर के कमिश्नर थे, और सवाल उठ भी रहे हैं कि आप कैसे अनबायस्ड हो सकते हैं जब आपने पद पे रहते हुए बीजेपी से बात कर ली। ये सुझाव मेरे पास आया 1 जनवरी को। इस पे 3-4 दिन, 1 हफ्ता मैंने परिवार के साथ विचार किया। मेरे मन में कई संशय थे। जब वो संशय मेरे मन से दूर हुई कि मुझे मूल सिद्धांतों से समझौता तो नहीं करना पड़ा, जब ये स्पष्ट हो गया तो मैंने जब 8 तारीख को जिस पल निर्णय लिया, ये उसी पल मैंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को दोहरा झटका देते हुए योगी सरकार के बागी मंत्री दारा सिंह चौहान और बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के मौजूदा विधायक आरके शर्मा को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा 400 सीट का, शायद गफलत में मत रहिएगा। जिस तरीके से मैंने कहा 85 तो पूरा का पूरा है ही, 15 में बंटवारा है, और आने वाले दिन में सारे लोग इस विजनरी नेता के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलना चाहते हैं। भाजपा की जमानत ओबीसी वोटों पर नजर रखते हुए अखिलेश यादव ने फिर एक बार कहा कि अगर सरकार आई तो 3 महीने के भीतर जातिगत जनगणना कराएंगे। कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। यूपी की सियासत में सोमवार को कुछ और यू टर्न दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आए इमरान मसूद 3 दिन बाद ही बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उनकी सीट से किसी और को टिकट देने का मन बना लिया है, जिससे इमरान मसूद नाराज है। लखनऊ से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान कल देर रात सीतापुर जेल से रिहा हो गए। करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके और उनके परिवार के साथ सरकार ने बहुत जुल्म किया है। उनकी मां और उनके वालिद पर जुल्म ढाए गए हैं। इसके बाद उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। अब्दुल्ला आजम खान पर करीब 43 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उनके पिता आजम खान अभी सीतापुर की जेल में बंद हैं। जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहां पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपने टिकट घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस टिकट की घोषणा के बाद खासा बवाल मचा हुआ है। टिकट न मिलने पर कोई रोने लगा तो कोई आत्मदाह करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंच गया। ये रिपोर्ट देखिए। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी था। मुजफ्फरनगर थाने में पुलिस को शिकायत देते देते बीएसपी के नेता अरशद राणा एकाएक रो पड़े। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। वो बीएसपी से चरथावल सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो बीएसपी के पदाधिकारियों पर उन्होंने 66 लाख रुपए लेने का आरोप जड़ दिया। इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी था। आप परेशान मत होइए।
नहीं, मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ सर, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। टिकट न मिलने पर रोने वाले ये इकलौते नेता नहीं हैं। अलीगढ़ में सपा के नेता ठाकुर आदित्य भी रविवार को पार्टी ऑफिस के सामने रोने लगे। वो छर्रा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब वहां से पूर्व विधायक राकेश सिंह का टिकट फाइनल हो गया तो पहले उन्होंने पार्टी ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की, फिर फपक कर रोने लगे। हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब किया हमने। कौन सा जिला? हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 चल रहा। किसको टिकट दे दिया? किसको दे दिया टिकट वहाँ से? आपका नाम क्या है? ठाकुर आदित्य जोड़ी समाजवादी। किसको टिकट मिला? किसको मिल गया टिकट वहाँ से? मुंह में चला गया पेट्रोल। तुम लोग 2 मिनट के लिए भैया मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा। आप लोग आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। टिकट मिलने के बाद कहीं खुशी है, कहीं गम का माहौल है, तो कहीं लोग पुरानी सियासी दुश्मनी निकालने की योजना बनाते दिख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के यही रंग इसे अनोखा भी बनाते हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे देखते जाइए हमारे और आपके नेता क्या क्या गुल खिलाते हैं। मुजफ्फरनगर से दिलशाद और अलीगढ़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कैराना से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन का टिकट काटा, तो वहीं उनकी बहन इकरा को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कई मामलों के आरोपी नाहिद को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने कल उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत केस दर्ज किया है। कैराना पुलिस के मुताबिक हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ पिछले साल मामला दर्ज किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने बागी तेवर अपना लिया है। चन्नी के छोटे भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने बस्सी पठाना सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मनोहर सिंह इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनने के लिए काफ़ी जोर लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट में बस्सी पठाना सीट दूसरे उम्मीदवार को दे दी गई। कांग्रेस संगठन की ओर से इस बारे में एक परिवार एक टिकट के नियम का हवाला दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर हैं। आज गोवा की जनता से केजरीवाल ने कई चुनावी वादे किए। अपनी सरकार बनने के बाद 13 वादों में युवाओं को 3,000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने की बात, 24 घंटे मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने की बात शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन उद्योग, इंडस्ट्री और माइनिंग को लेकर भी कई वादे किए। साथ ही स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने का भी वादा किया। सबको रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट है माइनिंग। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे। जितने लोग हैं जिनको कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे। तो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि लोगों को फ्री में अच्छे से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। गोवा में भी वी विल प्रोवाइड अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट। 7th is 1,000 rupees to every woman above 18 years of age। खेती को लेके जितने भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को फार्मर्स के साथ बैठ के, इस कम्युनिटी के साथ बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड वी वांट ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू फ्लरिश, बिकॉज अंत पंत में तो अगर व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेंगे। टूरिज्म के पूरे सेक्टर को बहुत बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें एंड इट इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली की
और फ्री में बिजली की, ऐसे ही गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, 24 घंटे पानी देंगे और फ्री में पानी देंगे। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, मैं तो खूब घूमा हूं गोवा के अंदर। सड़कें ठीक करेंगे, इंटीरियर्स की सड़कें भी ठीक करेंगे। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद के आयोजन में नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग अब तेज हो गई है। इस पूरे मामले में एक आरोपी यति नरसिंहानंद को जब शनिवार के दिन गिरफ्तार किया गया तो सभी को यही लगा कि उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वो गिरफ्तार हुए हैं। क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने? हरिद्वार धर्म संसद में नफरत भरे बयानों के आरोपी यति नरसिंहानंद को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने विरोध में नारे भी लगाए। पहले लगा कि यति नरसिंहानंद को 4 हफ्ते पहले धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे बयानों और हिंसा उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी गिरफ्तारी एक अलग ही मामले में हुई है। इसी महीने उनके खिलाफ अन्य धर्मों की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियों के मामले में एफआईआर दायर की गई थी। इसी केस में उन्हें गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक कोतवाली में जो मुकदमा था, उस मुकदमे के अकॉर्डिंग वो अभियुक्त थे, तो उनको आज गिरफ्तार किया गया है। किनको किया गया है? ये जो यति नरसिंहानंद है उनकी गिरफ्तारी। सर, किस मामले में किया गया है? क्योंकि उन पे 2-3 मुकदमे चल रहे थे, तो लगातार ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पे तीसरा मुकदमा जो था जिसमें एक महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी थी, उस आधार पे उनकी अरेस्टिंग हुई। इसका मतलब ये है कि यति को आसानी से जमानत मिल सकती है। वैसे धर्म संसद में नफरत भरे बयान देने वाले अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है। इस बीच कानून के जानकारों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर हरिद्वार में नफरत भरे बयान देने वालों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोपों में भी केस दायर करने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें आसानी से जमानत न मिल पाए। हरिद्वार में राहुल कुमार के साथ मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में कोरोना संक्रमण का असर आम लोगों के साथ ही रेसिडेंट डॉक्टर्स पर भी पड़ा है। बड़े पैमाने पर रेसिडेंट डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसका असर ये हुआ कि अस्पताल में अब कम ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के केईएम अस्पताल के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली जूनियर रेसिडेंट संचारी पाल गायकोनोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। नीट काउंसलिंग में देरी की वजह से पहले ही अस्पतालों में रेसिडेंट डॉक्टर्स की कमी है और ऊपर से कोरोना संक्रमण ने संचारी की परेशानी बढ़ा दी है। इनके डिपार्टमेंट में कुल 6 डॉक्टर मरीजों की देखभाल करते थे, लेकिन उनमें से 3 कोरोना संक्रमित हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि संक्रमित डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी इन पर आ गई। पूरा यूनिट बस 3 ही रेसिडेंट डॉक्टर से चल रहा था, तो 3 ही रेसिडेंट डॉक्टर 24 घंटा इमरजेंसी भी चला रहे थे, फिर उसके बाद वाला दिन पोस्ट इमरजेंसी का काम भी, एडमिशन्स का काम भी, सब कुछ ही कर रहे थे। तो बीच में से जो भी इंसान का एक नॉर्मल कैपेसिटी होता है कि दिन में 5-6 घंटा सोना, वो तो चलिए छोड़िए, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते एज रेसिडेंट डॉक्टर्स, लेकिन एक जो ब्रीदर, एक थोड़ा सा मतलब खाने का, बैठने का, थोड़ा सा 1-2 घंटे रिलीविंग का भी जो भी टाइम था वो भी नहीं मिलता था बीच में, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट्स तो नहीं बिठा के रख सकते ना, उनको तो नहीं फेंक के रख सकते। तो एक ही इंसान चाहे कितनी भी थके मरे हुए हो, वो ही इंसान मतलब काम करता था। 1 जनवरी से अब तक मुंबई के अस्पतालों की बात करें तो जेजे अस्पताल में 134 रेसिडेंट डॉक्टर संक्रमित हैं, सायन अस्पताल में 126 रेसिडेंट डॉक्टर, केईएम अस्पताल में 125 रेसिडेंट डॉक्टर, नायर अस्पताल में 115 रेसिडेंट डॉक्टर, आरजीएमसी ठाणे अस्पताल में 16 और कूपर अस्पताल और एचबीटीएमसी में 7 रेसिडेंट डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स यानी माड़ के अध्यक्ष सचिन पत्तीवार खुद संक्रमित थे और शनिवार के दिन ही दोबारा लौटे हैं। ये बताते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर्स तो संक्रमित हो ही रहे हैं, इसका असर मरीजों के उपचार पर भी पड़ रहा है। ओपीडी तो चल रहे थे, इमरजेंसी सर्विस चल रही थी, आईसीयू, कोविड आईसीयू, कैजुअलिटी, वो सब सही चल रहे हैं, लेकिन जो नॉन इलेक्टिव सर्जरी होती है, लाइक जो जरूरी नहीं होते, इमरजेंसी नहीं है, जब हर्निया, लाइक हाइड्रोसेल, जो ब्रेस्ट की एनी कैंसर, एनी टाइप ऑफ कैंसर, वो प्रोलॉन्ग के पोस्टपोन कर चुके हैं बिकॉज ऑफ 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना।
बिकॉज डॉक्टर इज नहीं है ऑपरेट लाइक सर्जरी डिपार्टमेंट, वो जो इमरजेंसी वो चल रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के ज़्यादा संक्रमित होने की वजह उनके हॉस्टल भी हैं। एक ही हॉस्टल में स्वस्थ और संक्रमित डॉक्टर रह रहे हैं और इसकी वजह से भी मामले बढ़े हैं। मैं अगर पॉजिटिव हूँ, ठीक है, ताकि मेरे से ना फैले दूसरे को इन्फेक्शन, उसका एक ही तरीका है कि मुझे इफेक्टिवली अच्छे से क्वारंटीन और आइसोलेट कर देने को। तो अभी जो कि हॉस्टल में, एटलीस्ट यहाँ की हॉस्टल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि टू मेनी स्टूडेंट्स। हाँ, तो एक रूम पे देयर आर 2-3 रेसिडेंट्स स्टेइंग। तो इफ़ यू आर नॉट सेपरेटिंग द पॉजिटिव रेसिडेंट, ठीक है, और इफ़ यू आर सपोज तो आप उसको एक अलग सा रूम दे रहे हो लेकिन वॉशरूम वही कॉमन रह रहा है, तो फिर क्या ही फ़ायदा, तो वहाँ से तो फैल ही सकता है ना। संक्रमित होने के साथ ही कोरोना का असर इन रेसिडेंट डॉक्टर्स की पढ़ाई पर भी पड़ा है। आमतौर पर इन अस्पतालों में अलग अलग सर्जरी में हिस्सा लेकर ये रेसिडेंट डॉक्टर्स इसका अनुभव लेते हैं कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अधिकांश डॉक्टर कोविड वार्ड में ही हैं, जिसकी वजह से दूसरे बीमारियों का उपचार के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।